एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। शेन अली बैक विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जो इंडिया से हमें रिक्वेस्ट किया गया है, हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर टू पाकिस्तान, व्हाई लॉर्ड रेडक्लिफ क्या गेव लाहौर टू पाकिस्तान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री पार्टीशन के टाइम की सारी स्टोरी है। यस, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है, जो काफी इंडिया से काफी रिकमेंड हुआ और काफी लोगों ने दूसरों ने भी इस पे रिएक्ट किया, तो हम भी देखते हैं फिर इसमें क्या बताया गया। कुलदीप नायर ने इंडो पाक बाउंड्री कमीशन के हेड साइरल रेडक्लिफ से 1971 में इंडो पाक बॉर्डर पर बात की तो रेडक्लिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई नियरली गेव यू लाहौर। जी हाँ दोस्तों, इस बात का जिक्र कुलदीप नायर अपनी किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन 1971 में लाहौर में रेडक्लिफ के फ्लैट में हुआ, जब कुलदीप नायर इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन से मिलने गए थे। उनकी ये विजिट ये समझने के लिए थी कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस को एग्जैक्टली किस हिसाब से ड्रॉ किया गया। खैर, रेडक्लिफ के अलावा कई ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो ये कहते हैं कि जब तक लाहौर ऑफिशियली पाकिस्तान के पास नहीं गया था, तब तक लोगों को लग रहा था कि लाहौर इंडिया के पास ही आएगा। सीनियर बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा भी कहते हैं कि पार्टीशन के वक्त पूरे लाहौर शहर को लगता था कि लाहौर इंडिया के पास ही रहेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि साइरल रेडक्लिफ ने पहले लाहौर को इंडिया को देने का सोचा, लेकिन अचानक अपना डिसीजन बदल दिया। आज के वीडियो में हम इतिहास के इसी इंटरेस्टिंग इवेंट की बात करेंगे और उन कारणों को देखेंगे जिनके तहत लाहौर पाकिस्तान के पास गया। हम आपको साइरल रेडक्लिफ का वो उत्तर भी बताएंगे जिसके तहत उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा हम उन पैरामीटर्स को भी समझेंगे जिनके तहत रेडक्लिफ कमीशन ने इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिमार्केट किया। चलिए शुरुआत करते हैं लाहौर के ब्रीफ इतिहास से और जानते हैं कि क्यों लाहौर वाज मींट फॉर इंडिया। स्टडी आईक्यू यार बहुत जबरदस्त चैनल है इंफॉर्मेशन के लिहाज से। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि लाहौर वाज नेवर मीन टू गो टू पाकिस्तान। कहते हैं कि रेडक्लिफ कमीशन को इंस्ट्रक्शंस थे कि वो पंजाब और बंगाल में बाउंड्री का डिमार्केशन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन शेयर को ध्यान में रखते हुए करें, लेकिन ये इकलौता फैक्टर नहीं था, क्योंकि उन्हें बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना था, जैसे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इरिगेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा। लेकिन बाकी के फैक्टर्स स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं थे और इसलिए रेडक्लिफ के पास डिस्क्रिशन था। खैर, 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदूज और सिख ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप में उनका शेयर 80% तक था। इस हिसाब से लाहौर की इकोनॉमी में डोमिनेंस नॉन मुस्लिम्स का ही था। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स जैसे श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज और दयाल सिंह लाइब्रेरी सब हिंदूज और सिख चलाते थे। इसके अलावा जब बाउंड्री कमीशन काम कर रहा था, तब हिंदूज और सिख ने 1941 की पॉपुलेशन सेंसस को भी डिस्प्यूट किया और क्लेम किया कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 54% ही थी और बाकी के लोग नॉन मुस्लिम्स। उन्होंने ये भी दावा किया कि चूंकि प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में मेजर कंट्रोल हिंदूज और सिख का था, इसलिए डेमोग्राफी या रिलीजियस पॉपुलेशन सिटी को डिमार्केट करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। लाहौर हमेशा से कई एम्पायर्स का डेवलप्ड पॉलिटिकल कैपिटल रहा है, जिसमें ब्रिटिश राज में भी काफ़ी ग्रोथ देखी, जिसके चलते वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस सिटी बना। लाहौर पावरफुल सिख वॉरियर महाराजा रंजीत सिंह की भी कैपिटल था, जो एक वक्त में कोहिनूर हीरा ओन करते थे। पार्टीशन के पहले तक लाहौर अपने कॉस्मोपॉलिटनिज्म, डाइवर्सिटी और एथनिक मल्टीप्लिसिटी के लिए जाना जाता था, जहां हर धर्म के लोग आपस में शांति से रहते थे और एक दूसरे के फेस्टिवल्स को खुशी खुशी सेलिब्रेट करते थे। अपने डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा हुआ था। लाहौर का मॉडल टाउन फर्स्ट मॉडर्न सबर्ब था, जिसे वहां के एलीट हिंदू मर्चेंट क्लास के लिए बनाया गया था। शाह अलामी के शीतला मंदिर में थर्सडे इवनिंग को हिंदूज की भारी भीड़ हुआ करती थी और लाहौर फोर्ट दशहरा जुलूस का सेंटर था। होली से लेकर दिवाली और ईद वहाँ के लक्ष्मी चौक में पूरे जश्न के साथ मनाए जाते थे। लाहौर का ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक हेरिटेज था, जिससे केवल नेहरू और गांधी के देश में बचाया जा सकता था, जो सेकुलरिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसलिए भी लाहौर वॉज मींट फॉर इंडिया। लेकिन 1947 में ये शहर पार्टीशन की आग का शिकार बना, जिसके बीज अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत दशकों पहले बोए थे। पार्टीशन ने इस शहर को बदल कर रख दिया, वैसे ही जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में और भी शहर बदले।
जैसे ही लोगों को ये लगने लगा कि बाउंड्री कमीशन लाहौर पाकिस्तान को दे देगा, लाखों हिंदूज और सिख पार्टीशन के चलते माइग्रेट होने लगे। लाहौर का फेमस शाह आलमी मार्केट, जो हिंदू ट्रेडर्स का एक हब हुआ करता था, उसे कम्युनल मॉब ने कैप्चर कर लिया। पार्टीशन के बाद जैसे जैसे दिन बढ़े, लाहौर का डेमोग्राफी बदलने लगा और आज वहां सिर्फ 1% हिंदूज और सिख रहते हैं। पोस्ट पार्टीशन लाहौरी इश्तियाक अहमद बताते हैं कि 1947 के बाद लाहौर में मोस्ट ड्रामेटिक चेंज वहां के कॉस्मोपॉलिटनिज्म का खत्म होना ही था। चलिए अब समझते हैं रेडक्लिफ कमीशन की फंक्शनिंग को और जानते हैं कि लाहौर आखिर पाकिस्तान के पास क्यों गया। दोस्तों, साइरिल रेडक्लिफ ने फाइनली कुलदीप नायर से कहा कि मैंने ऑलमोस्ट आपको लाहौर दे दिया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, क्योंकि कैलकाटा को मैंने ऑलरेडी इंडिया को दे दिया था। इस तरह का वेग एक्सप्लेनेशन दिखाता है कि रेडक्लिफ कमीशन किस तरह से अनडिफाइंड रूल्स और आर्बिट्री तरीकों से ऑपरेट कर रहा था। रेडक्लिफ के पास कोई ढंग का जस्टिफिकेशन नहीं था इस डिसीजन के पीछे। खैर, रेडक्लिफ कमीशन के प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस के पीछे कई कारण थे। पहला तो ये कि इस कमीशन के सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग रेडक्लिफ हिमसेल्फ बाय प्रोफेशनल लॉयर्स थे। रेडक्लिफ एक बेहद ईमानदार और अपराइट जज थे और यही वजह है कि उन्हें बाउंड्री कमीशन का हेड बनाया गया। लेकिन रेडक्लिफ और बाकी मेंबर्स में किसी के पास बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। उनके पास कोई एडवाइजर भी नहीं था जो उन्हें बाउंड्री डिमार्केशन की निटी ग्रिटीज, डिटेल्स और प्रोसीजर्स को समझा सके। यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि कुलदीप नायर ने साइरिल रेडक्लिफ से बाउंड्री डिमार्केशन के पैरामीटर्स या यार्ड स्टिक्स जानने की कोशिश की तो वो हॉरिफाइड और शॉक्ड थे। नायर कहते हैं कि रेडक्लिफ के पास कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं थे जिनके तहत वो बाउंड्रीज का डिमार्केशन कर रहे थे। लैक ऑफ प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स का एक कारण टाइम की कमी भी था। यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व ना करने के पीछे का भी कारण टाइम की कमी ही बताई जाती है। ब्रिटेन की न्यू लेबर गवर्नमेंट वॉर के चलते हैवी डेट में थी, जो एक अनस्टेबल एम्पायर को होल्ड करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साथ में ब्रिटिशर्स यूएन को इन्वॉल्व कर ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को गवर्न करने में फेल हो गया है। इसलिए ये एक फेस सेविंग टेक्निक थी। जब कुलदीप नायर ने रेडक्लिफ से सवाल किया कि क्या आप अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, तो रेडक्लिफ ने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स थे कि जल्द से जल्द बाउंड्री कमीशन डिसीजन ले। वो कहते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट एक बड़ा फैक्टर था, जिसके चलते स्टैंडर्ड रूल्स बनाकर बाउंड्री पर डिसीजन लेना इम्पॉसिबल था। वो दावा करते हैं कि अगर 2-3 साल का समय उन्हें मिलता तो शायद वो और अच्छे से बाउंड्री डिमार्केशन कर सकते थे। ये बात सच है कि रेडक्लिफ के पास समय काफ़ी कम था। रेडक्लिफ को जून 1947 में अपॉइंट किया गया और वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिदायत दी कि वो एक दिन की देरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जुलाई में इंडिया आए और ये काम सिर्फ 5 हफ्तों में करके वापस लौट गए। इसलिए ये साफ पता चलता है कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में बाउंड्रीज का क्रिएशन कितनी जल्दी में हुआ। रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन की फंक्शनिंग के लिए पार्टीशन के वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन और अरेंजमेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ने इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर दिया। रेडक्लिफ कमीशन में 2 इंडिया के जजेस मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह और 2 पाकिस्तानी जजेस दिन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर थे। बाउंड्री कमीशन में इंडिया और पाकिस्तान के इक्वल रिप्रेजेंटेशन के चलते वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाना बेहद कठिन था, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए खुद को असर्ट कर रहे थे। रेडक्लिफ कहते हैं कि वो कमीशन के लोगों से खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों साइड्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। वो बताते हैं कि ईस्ट बंगाल के एक मुस्लिम मेंबर ने तो उनसे दार्जिलिंग की मांग भी की थी। इसके चलते रेडक्लिफ कमीशन में कई डेड ब्लॉक्स आए। इन डेड ब्लॉक के चलते रेडक्लिफ को ही सारे डिसीजंस लेने पड़े जो आर्बिट्री थे। होते भी क्यों नहीं, जब रेडक्लिफ को ना तो इंडियन जियोग्राफी की कोई जानकारी थी और ना ही जानकारी हासिल करने का वक्त। इसके अलावा रेडक्लिफ अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि वो चाहे कोई भी डिसीजन लेते, उसका असर वायलेंस ही होना था, क्योंकि इंडिया में कम्युनलिज्म अपने चरम पर था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लाहौर में बढ़ रहे वायलेंस ने भी शायद रेडक्लिफ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया होगा। बाउंड्री डिमार्केशन का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी में हुआ, जिसके चलते इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी में हुआ, जिससे लाखों लोगों ने वायलेंस में अपनी जान दी। कहते हैं कि जैसे जैसे लाहौर की किस्मत को लेकर अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी, वैसे वैसे लाहौर में दंगे भड़के और इसलिए लाहौर दंगों का वन ऑफ द वर्स्ट एपिसेंटर बना। राइट्स ऐसे थे कि सभी कम्युनिटीज़ के लोग विक्टिम्स भी थे और राइटर्स भी।
मार्च और अप्रैल के राइट्स में लगभग 82,000 घर डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, सो लेंथी एक पूरी थी ये वीडियो, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव। मतलब हमने कभी सोचा नहीं, पढ़ते तो हम बहुत रहे हैं अपनी रेड history क्लिफ की ने वैसे books कोई में। अच्छा काम एक भी नहीं किया, इतने जो पाकिस्तान इंडिया के मसले हैं उसमें किरदार ही रेड क्लिफ साहब का है। तो रेड से क्लिफ साहब अपने तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मेरे पास वक्त कम था, लेकिन कर सकते थे, अच्छा करना चाहते, नियत अच्छी होती। लेकिन ये है कि पार्टीशन के वक्त बहुत सारे फैसले जो थे वो मतलब कुछ इधर उधर हो गया, जो उन्होंने पहले नहीं सोचे थे, ये तो हमें पता है। लेकिन लाहौर वाला जो था ये मुझे नहीं इतना पता था, आइडिया था कि इंटरेस्टिंग था पूरी हाँ, जानकारी। कि बिल्कुल ही इंडिया की तरफ जा रहा था और एकदम फिर पाकिस्तान, क्योंकि काफ़ी मेजोरिटी थी इनकी वहाँ। अभी भी स्ट्रक्चर अगर लाहौर में देखा जाए तो वैसे ही है कि वहाँ पर पुराना सारा जितना हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर रहा था उस इंडियन सब डोमिनेटेड हाँ। जो आर्किटेक्चर है ना, वो जितनी सारा- बिल्डिंग्स बनी हुई है सब वो उसी पूरे उस टाइम की बनी हुई है, अभी भी काफ़ी सारी। तो आपने बताना आपको कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, हमें तो काफ़ी अच्छी वीडियो लगी। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे रिकमेंड करते रहें वीडियोज़ को। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।